हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विभव तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ा था। कोशिका विभाजन में हम लोगों ने देखा था कि कोशिका चक्र क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है और इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आज उसके आगे बढ़ते हुए आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके पहले जो लोग अभी चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने अभी पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पहले के वीडियोस ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप चीज़ों को एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है समझने में, साइंस में वो भी तो बहुत ही ज़रूरी है कि सीक्वेंस में ही पढ़ें, तभी चीज़ें आगे समझ में आसानी से समझ में आएंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत सब जगह तैयारी करने वालों ने सभी ने पढ़ा ही होगा, और आपने कभी न कभी ग्रेगर जॉन मेंडल का भी नाम सुना होगा, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, आनुवंशिकी का जनक बोलते हैं। तो आज हम लोग जेनेटिक्स में अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, इन चीज़ों को हम अच्छे से एक्सप्लेन से करके पूरा अच्छे से समझेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम्स में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो आपको मतलब सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आनुवंशिकी होता क्या है, जेनेटिक्स कहते किसे हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न लक्षणों की वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उनको आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि हेरिडिटी और वेरिएशंस का जो स्टडी होती है वही आपका आनुवंशिकी कहलाती है। ठीक, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न लक्षणों की वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उनको ही आनुवंशिकी कहते हैं। तो आनुवंशिकी का जो अध्ययन था, या फादर ऑफ जेनेटिक्स जिन्होंने आनुवंशिकी के बारे में बताया, वो कौन थे? वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही अपने जो सारे ये नियम थे जो बनाए इन्होंने जेनेटिक्स के, या इन्होंने जो भी अपनी थ्योरी दी और जो भी इन्होंने अपना रिसर्च किया, जो भी अपने आनुवंशिक संबंधी जो इन्होंने अपने प्रयोग किए, वो सब किस पे किए थे? वो सब मटर के पौधे पे किए थे, पी प्लांट पे किए थे। एग्ज़ाम्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो ये मटर का पौधा होता है, पी प्लांट होता है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है। तो जब मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में वहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा था, या दूसरे वीडियोस में मुझे याद है, तो वहाँ पे मैंने आपको बहुत से कई का जो है साइंटिफिक नेम बताया था। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने वहाँ मटर का भी साइंटिफिक नेम बताया होगा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें और एक सीक्वेंस में आप लोग पढ़ाई करें। ठीक है, तो जो मटर का पौधा होता है, जो मटर का प्लांट होता है, तो मटर का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या है? पाइजम सटाइवम। तो जो मेंडल ने अपने आनुवंशिक संबंधी जितने भी प्रयोग किए थे वो किस पे किए थे? मटर के पौधे पे किए थे। ठीक है, और मेंडल क्या थे? ये मेंडल जो है, अगर इनके पर्सनल लाइफ में जाएं तो मेंडल एक ऑस्ट्रिया के क्या थे? पुजारी थे। ठीक है, आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि मेंडल ने आनुवंशिकी संबंधी इतने प्रयोग किए, मेंडल ने अपने इतने नियम दिए, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, कई चीज़ें मेंडल ने अपने प्रयोग से बताई। ठीक है, अब वो कुछ चीज़ें अपवाद हैं, कुछ चीज़ें सत्य हैं, मतलब जो भी इन्होंने इतने नियम जो भी बताए हैं, लेकिन आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि मेंडल को जीन और क्रोमोसोम, इन दोनों की संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेंडल ने जो अपने सभी आनुवंशिक संबंधी जितने भी ये प्रयोग किए हैं, इसके बावजूद मेंडल को जीन और क्रोमोसोम की संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को क्रोमोसोम और जीन, इन सभी के बारे में अच्छे से बताया है। और जितने भी साइंस में क्या है? साइंस का नाम ही साइंटिस्ट। तो आप समझिए कि आपको साइंस में जो है साइंटिस्ट के नाम पता ही होने चाहिए कि किसने क्या किया। ग्रेगर जॉन मेंडल जैसे हो गए। अब इसे यहाँ पे है वाटसन ने क्या किया? वाटसन ने 1905 में ही सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। जीन किसने दिया? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द का प्रयोग किया।
या अभी तक जितने भी साइंटिस्ट आते गए हैं मैंने सबका नाम बताता चला हूँ, जिससे कि एग्ज़ाम्स में कहीं भी क्वेश्चन आए आपको साइंटिस्ट से पूछे, किसी भी साइंटिस्ट का नाम पूछे तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लें। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का यही फ़ायदा है कि आप किसी भी पोजीशन पे पढ़ाई कर सकते हैं, किसी भी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं और सभी के पास मोबाइल है। तो आप लोग उसका यूज़ करिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोग परीक्षा मंथन के साथ जुड़कर अपनी तैयारी और अच्छे से करिए। तो आज हम आनुवंशिकी में सबसे पहले जो मेंडल ने अपना क्रॉस किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मेंडल का जो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, ये कह लीजिए सबसे ईजीएस्ट क्रॉस था। ईजीएस्ट क्रॉस क्यों था? क्योंकि मेंडल ने यहाँ पे केवल एक ही जो है लक्षण का अध्ययन किया था। ठीक है, तो मेंडल द्वारा जो है एक लक्षण का यहाँ पे अध्ययन किया गया था। तो हम क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे एक जीन वंशागति का अध्ययन किया गया है। मतलब एक समय पर एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी के जोड़े की वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? एक जीन वंशागति, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये क्रॉस किस पे किया गया? यह क्रॉस मटर की दो प्रजातियों लंबे और बौने के मध्य कराया गया था। मतलब एक लंबा प्रजाति का था और दूसरा शॉर्ट था या बौना कह लीजिए। ठीक, तो अगर हम F1 जनरेशन में देखें, अगर जो इन्होंने जो लंबे थे, लंबे जो मटर के थे उनको उन्होंने कैपिटल टी से डिनोट किया और जो शॉर्ट थे उनको उन्होंने स्मॉल टी से डिनोट किया। ठीक, तो कैपिटल टी डिनोट कर रहा है टॉल को, स्मॉल टी और स्मॉल टी डिनोट कर रहा है डॉर्फ को या शॉर्ट को। तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हम देखते हैं कि सभी के सभी जो प्लांट हैं वो कैसे हैं? लंबे हैं। क्योंकि F1 पीढ़ी में जो है जो प्रभावी होता है वही एक्सप्रेस होता है। ठीक है, जो F1 पीढ़ी है या प्रथम संतानीय पीढ़ी है, F1 में F समझिए, F का होता है फुल फॉर्म फिलियल। तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में जो प्रभावी होता है वही एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पे जो लंबा है और जो शॉर्ट है, मतलब टॉल है और डॉर्फ है, इसमें कौन प्रभावी है? यहाँ पे टॉल जो है प्रभावी है। तो पहला तो जो हमारा बनेगा F1 पीढ़ी में, उसमें क्या होंगे? सभी लंबे पौधे होंगे। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉस करने पे आएगा, लेकिन इसमें स्मॉल टी जो रहेगा या डॉर्फ जो रहेगा वो दब जाएगा, वो रिसेसिव हो जाएगा। इसके बाद हम इसी जो ट्रेट का जो ये लंबा F1 पीढ़ी में है जो हमारा आया है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका हम अगर स्वपरागण कराएंगे तो हम देखेंगे F2 जनरेशन में जो ये हमें चेकर बोर्ड दिख रहा है या इसको हम लोग पुनेट स्क्वायर भी बोलते हैं, इसमें हम लोग जब क्रॉस करा रहे हैं तो हमें देखिए जो जीनोटिपिक रेशियो है वो कितना लिखा है? 1। फिगर के नीचे आप देखिए लिखा है जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी जीन की बाहरी संरचना का प्रदर्शन। ठीक है, तो एक्सटर्नल मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी जीव की जीनी संरचना का प्रदर्शन। तो जो फिनोटाइप है उसमें देखिए क्या रेशियो आ रहा है? 3:1। 3:1 जो रेशियो है उसमें 3 लंबे हैं और एक बौना है। और जीनोटिपिक में अगर देखिए तो क्या आ रहा है? 1:2:1, मतलब एक जो है लंबा है, शुद्ध लंबा है, 2 जो है शंकर लंबे हैं और एक जो है वो शुद्ध बौना है। तो आपसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा ये जा सकता है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया है, पहले तो वो उन्होंने किस पे किया? मटर के पौधे पे किया। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइजम सटाइवम है। फिर जो इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 3:1 और उसका जीनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:2:1। ठीक है, फिनोटाइप क्या होता है मैंने बता दिया, जीनोटाइप क्या होता है मैंने बता दिया। चेकर बोर्ड में कैसे क्रॉस किया गया है ये फिगर में आपको दिख रहा है। अब जो इससे एक मेंडल ने जो ये 3 नियम बनाए थे, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो मेंडल द्वारा जो बनाए गए जो 3 नियम थे उसमें से जो 2 नियम थे, पहला नियम था प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम। तो ये दोनों नियम किस पे आधारित थे? ये दोनों नियम जो है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ही आधारित थे। ठीक है, तो आप इसको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जो मेंडल के 3 नियम थे वो कौन कौन से थे, और जो ये मेंडल के 3 नियम थे इनमें से कौन मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित था और कौन डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं
द्विसंकरी क्रॉस पे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मेंडल ने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया, क्या इन्होंने इसमें 2 जोड़ी युग्म विकल्पी का अध्ययन किया, मतलब 2 जोड़ी एलील लिया था इन्होंने, 2 जोड़ी लक्षणों का यहाँ पे अध्ययन भी किया गया था। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था वहाँ पे एक लक्षण लिया गया था, और यहाँ पे 2 जोड़ी लक्षण लिए गए हैं, ठीक है, 2 लक्षणों का अध्ययन किया गया है। तो इस क्रॉस में मेंडल ने 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया है। अच्छा, मेंडल ने मटर के अंदर 7 विपर्यासी विशेषकों का अध्ययन किया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने मेंडल द्वारा मतलब मेंडल ने कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का अध्ययन किया है मटर के अंदर, तो वो 7 हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो 2 लक्षण जो मेंडल ने लिए थे, उसमें से पहला लक्षण था बीज की आकृति, मतलब शेप ऑफ सीड, और दूसरा था बीज का रंग, मतलब कलर ऑफ सीड। तो जो शेप ऑफ सीड था उसमें उन्होंने गोल, राउंड और झुर्रीदार, मतलब गोल और झुर्रीदार लिया। बीज के रंग में इन्होंने पीला और हरा लिया, मान लीजिए। तो जो गोल और पीला है ये दोनों प्रभावी हैं, और जो झुर्रीदार और हरा है ये दोनों क्या हैं, अप्रभावी हैं। और प्रभावी को हम लोग कैपिटल से डिनोट करेंगे, जो अप्रभावी है उसको यहाँ पे स्मॉल से डिनोट किया गया है। तो सेम वही फिर इन्होंने क्रॉस कराया। जब एक लक्षण का था तो उन्होंने तने की लंबाई का लक्षण, एक लक्षण जो उन्होंने था वो तने की लंबाई था, वहाँ पे उन्होंने टॉल और डॉर्फ के मध्य जो है क्रॉस कराया। यहाँ पे हम लोग क्या करा रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 लक्षण लिए हैं, बीज की आकृति और बीज का रंग। तो बीज की आकृति में क्या लिया है इन्होंने, गोल, राउंड और पीला, ये दोनों प्रभावी हैं। इनका हम लोग किससे करा रहे हैं क्रॉस, झुर्रीदार और हरे से। तो जो F1 पीढ़ी में जो बनेंगे, तो F1 पीढ़ी में मैंने आपको बताया कि F1 पीढ़ी में क्या होता है कि जो प्रभावी होता है, यहीं पे आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस भी लगता है। जो भी मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बताया तो वो F1 पीढ़ी में जाके ही लगता है। भी मैं आपको बताऊंगा कि F1 पीढ़ी में ही ये जो मेंडल का प्रथम नियम है वो फॉलो होता है, जिसमें सभी प्रभावी जो है, जो लक्षण होते हैं, जो प्रभावी होते हैं, वही अपने आप को शो करते हैं। तो आप F1 पीढ़ी में अगर जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या बनेगा, सभी गोल और पीले बनेंगे, मतलब राउंड और येलो शेप के प्राप्त होंगे बीज। तो F1 पीढ़ी में क्या हो गया, राउंड और येलो। फिर आप इसका जो है, आप ये जो आप इसका चेकर बोर्ड देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ये क्रॉस कराया गया है, ये F2 जनरेशन के लिए है। तो F2 में देखिए जो है हमारा, तो एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंडल की जो डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ था, इसका जो फिनोटाइप रेशियो था वो क्या था। तो मेंडल का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो था, ये देखिए, ये क्या है, 9:3:3:1। तो फिनोटाइप रेशियो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, जीनोटाइप रेशियो मैंने बताया आपको क्या होता है। तो फिनोटाइप में 9 कैसे हैं, गोल और पीले हैं, राउंड और येलो हैं। 3 कैसे हैं, राउंड और हरे हैं, ठीक है, ग्रीन। फिर 3 कैसे हैं, झुर्रीदार और पीले हैं, मतलब रिंकल्ड और येलो हैं। और फिर 1 कैसा है, झुर्रीदार और हरा है। तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इसका फिनोटाइप रेशियो याद रखना है कि मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था उसका फिनोटाइप रेशियो क्या है, 9:3:1, 9:3:3:1, ठीक है। एग्ज़ाम्स में इसका जीनोटाइप रेशियो मुझे नहीं लगता है कि पूछा जाएगा, उसके बावजूद भी मैं आपको इसका जीनोटाइप रेशियो बता देता हूँ। तो आपको अगर नोट करना हो तो आप एक पेन पेपर पे इसको नोट कर सकते हैं कि जो मेंडल द्वारा किया गया डाई हाइब्रिड क्रॉस था, इसका जीनोटाइप रेशियो था 1:2:2:4:1:1:2:1:1। तो ये थोड़ा सा देखिए कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, इसलिए मैंने इसको एक दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। 12:24:12:12:1। आपको अगर एग्ज़ाम्स में मान लीजिए बाई चांस पूछ ही लिया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो क्या है, तो आप उसको बताइए 12:24:12:12:1, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और जितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको सारे नोट कराते चला जा रहा हूँ। तो आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और जितनी चीज़ें मैं यहाँ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, मेंडल के नियम, लॉ ऑफ मेंडल। तो सबसे पहला नियम था मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर तीसरा है लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको इन तीनों का नाम ही पता होना चाहिए कि जो मेंडल द्वारा दिए गए तीनों नियम थे इनके नाम क्या थे। पहला था प्रभाविकता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीनों का नाम पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कोई चौथा नाम देके आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा मेंडल का नियम नहीं है। ठीक है, फिर अब हम आते हैं कि सबसे पहला जो नियम है मेंडल का, इसमें इन्होंने क्या बताया। तो मेंडल का जो पहला नियम था प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, मैंने जब आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस अभी बता रहा था तो मैंने बताया कि ये दोनों जो है नियम मेंडल के किस पे आधारित हैं, ये दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित हैं। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये मेंडल ने दिया था, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है और ये नियम जो है वो 100% सही भी नहीं है। ठीक है, अर्थात इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा अंदर से डीप में आके। वो सब आपके जब आप बीएससी करते हैं या जब नीट की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे इतना डीप में पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको कंपटीशन के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ कि जो तैयारी में जो आपके कंपटीशन में क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे यहाँ पे सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो प्रभाविता का नियम देखिए, अगर आपको समझना हो तो सबसे मैंने अभी जब आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस और टाई हाइब्रिड क्रॉस में जब वहाँ पे आपने क्रॉस कराया था टॉल और डॉर्फ का, राउंड येलो विथ रिंकल्ड ग्रीन का, तो आपने देखा था कि जब F1 जनरेशन था वहाँ पे सभी जो वहाँ पे F1 में कौन अपने कैरेक्टर शो कर रहा था, जो प्रभावी था। तो आप इसी से समझिए कि वहीं F1 जनरेशन से ही ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो है ये नियम बना हुआ है। ठीक है, मतलब जो सभी जो लक्षण होते हैं इनका जो निर्धारक होता है, कारक होता है, वो जीन द्वारा होता है और वो क्या होता है, वो जोड़ों में होता है। ठीक है, और यदि जोड़े के दोनों सदस्य असमान हों तो एक जीन दूसरे जीन पर प्रभावी हो जाता है और इस प्रकार क्या होता है, एक प्रभावी हो जाता है और एक अप्रभावी हो जाता है। जैसे कि F1 जनरेशन में जब हमने क्रॉस कराया था तो वहाँ पे टॉल क्या हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्रभावी हो गया और जो डॉर्फ था वो अप्रभावी हो गया। ठीक है, फिर हम दूसरा नियम देखते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। ठीक, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी किस पे आधारित है, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है। ठीक, पृथक्करण का नियम जो है ये भी किस पे आधारित है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है। आज तक इस नियम का, इस लॉ का कोई भी अपवाद नहीं मिला है, आज तक इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिला है, मतलब ये क्या है, ये यूनिवर्सल लॉ है। ठीक, तो क्या होता है, जो एलील होते हैं ये एलील आपस में किसी भी प्रकार का मिश्रण जो है वो नहीं दर्शाते हैं और दोनों ही लक्षण क्या होता है F2 पीढ़ी में पुनः प्राप्त हो जाते हैं। जब आप उसका जीनोटाइप निकाल रहे हैं, देख रहे हैं ना F2 में टॉल डॉर्फ सब मिल रहा है आपको हाइब्रिड, तो दोनों ही लक्षण क्या होता है F2 पीढ़ी में पुनः प्राप्त हो जाते हैं। यद्यपि इनमें से एक लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देता, जो रिसेसिव होता है वही F1 में नहीं दिखाई देता। आपको मैंने बताया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस में, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस दोनों कहाँ से निकल के आ रहे हैं, ये दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही निकल के आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं अपना स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। बाकी जो दो नियम थे प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये दोनों मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित थे। तो जो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था ये किस पे आधारित था, डाई हाइड्रो क्रॉस पर आधारित था और ये मेंडल का जो ये नियम है ये सबसे ज़्यादा क्या था, ये कंट्रोवर्शियल था। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं कि जब दो जोड़ी युग्म विकल्पियों को F1 पीढ़ी में पास लाया जाता है तो एक जोड़ी लक्षण का पृथक्करण दूसरी जोड़ी लक्षण के पृथक्करण से क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। ठीक, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस पे आधारित है, ये द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे उसमें से ये तीसरा है और यह मेंडल का जो नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, और मेंडल के इस नियम का सबसे ज़्यादा जो है कंट्रोवर्शियल होने का जो रीज़न है कि ये लिंक जो सहलग्नता होती है, लिंकेज, इसकी वजह से जो है ये मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है ये सबसे बड़ा अपवाद है। आप याद रखिए कि जो समान गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स होते हैं वही सहलग्नता दर्शाते हैं और अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स क्या दर्शाते हैं, वो स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाते हैं।
तो इन तीनों नियम के बारे में जितना मैंने आपको बता दिया वो एग्ज़ाम की दृष्टि से पर्याप्त हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण आपको पता है कि ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मानव में आपको पता है कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछा आता है कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कितने पेयर पाए जाते हैं, तो आपको पता है 23 पेयर्स। 23 पेयर्स मतलब हो गए 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो जिनमें से क्या होता है कि जो 22 जोड़े होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं, वो ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब समजात गुणसूत्र होते हैं। और जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो ही आपके जो है लिंग गुणसूत्र होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। तो जो मेल्स होते हैं उनमें जो 23वां जोड़ा होता है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। जबकि फीमेल्स में क्या होता है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स होता है। तो मानव में लिंग निर्धारण किससे होता है, 23वां जो आपका पेयर है उसमें जो है महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र और पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र, इनसे होता है। और अगर आपसे पूछ ले कोई कि लिंग निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, ठीक, अगर ये एग्जाम्स में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन कि लिंग निर्धारण में कौन सा, लिंग निर्धारण आपको पता है एक्स और वाई होते हैं, तो अगर पूछ लिया जाए कि लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो वाई क्रोमोसोम निभाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब कैसे हमको पता चलता है कि मेल होगा फीमेल होगा, कि इनका कैसे एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि अगली जनरेशन में कैसे मेल्स पैदा होते हैं, कैसे फीमेल्स होते हैं। तो मेल्स में आपको पता है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल में आपको पता है एक्स एस क्रोमोसोम होते हैं। अब इसके मध्य में अगर हम क्रॉस करा रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, स्पर्म और एग का जब जो है फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या, जब एक बार एक्स एक्स बन रहा है, एक्स एक्स बन रहा है, फिर एक्स वाई बन रहा है, फिर एक्स वाई बन रहा है, डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि अगर जब आपके दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स हैं तो वहाँ पे क्या बन रहा है, फीमेल, और एक्स वाई हो रहा है तो वहाँ क्या है, मेल। अगर वाई गुणसूत्र है तो वो मेल का है, आपको ये ध्यान रखना है बस। और 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 23 पेयर्स, 22 ऑटोसोम्स होते हैं, और एक पेयर जो है आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, महिलाओं में एक्स एक्स और पुरुषों में एक्स वाई, ठीक। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जो है, हीमोफीलिया हो गया या कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये दोनों कैसे रोग हैं, ये दोनों आनुवांशिक रोग हैं। तो ये मनुष्य के लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, एक्स और वाई। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ये लिंग गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। और ऐसे रोगों को हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक रोग बोलते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में हीमोफीलिया और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों कैसे हैं, लिंग संलग्न रोग हैं और आनुवांशिक रोग हैं। तो सबसे पहले हम लोग हीमोफीलिया के बारे में जानते हैं। तो हीमोफीलिया क्या है, लिंग संलग्न। हीमोफीलिया के देखिए और कई नाम हैं, जैसे हीमोफीलिया का आपका नाम दे सकता है ब्लीडर रोग, शाही रोग, क्रिसमस रोग, ठीक है। तो इनको कई नामों से जाना जाता है, तो इनके सभी नाम आपको पता होने चाहिए। आप चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं, ब्लीडर रोग, शाही रोग और क्रिसमस रोग, ठीक है। तो ब्लीडर्स रोग में होता क्या है कि जो हीमोफीलिया के रोगियों में होता यह है कि जो इनके रक्त स्कंदन कारक होते हैं इनकी कमी हो जाती है। तो रक्त स्कंदन जब कारक की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, इनका रक्त का जो है थक्का नहीं बनेगा। मतलब अगर कहीं से खून बह रहा है तो नॉर्मल आदमी के जो है वो थक्का बनने में क्या होता है, 3 से 4 मिनट 5 मिनट में बन जाता है। लेकिन जो ब्लीडर्स डिसीज से ग्रसित लोग होते हैं, हीमोफीलिया से ग्रसित लोग होते हैं, उनका रक्त बनने में, थक्का बनने में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो हीमोफीलिया की खोज किसने की थी, वो जॉन ऑटो ने की थी। हीमोफीलिया जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है हीमोफीलिया ए और एक होता है हीमोफीलिया बी। तो हीमोफीलिया ए और बी में डिफरेंस क्या है, हीमोफीलिया ए में क्या होता है कि रक्त स्कंदन कारक जो होता है एर्थ, रक्त स्कंदन कारक एर्थ का निर्माण नहीं होता है, इन्हें इसीलिए क्लासिक हीमोफीलिया कहते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया ए को क्या कहते हैं, क्लासिक हीमोफीलिया। फिर हीमोफीलिया बी, इसमें क्या होता है, रक्त स्कंदन कारक 9 का निर्माण नहीं होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिसमस रोग बोलते हैं। तो आप इनके हीमोफीलिया के जो और नाम हैं उनको आप नोट करते हैं, क्योंकि हीमोफीलिया बहुत फेमस है, लेकिन आप
हीमोफीलिया से ज़्यादा फेमस एक नाम और सुने होंगे, ब्लेडर्स रोग, जिसे हम लोग ब्लेडर्स रोग तो है ही, एक बहुत ही फेमस नाम है इनका रॉयल डिसीज़ का, शाही रोग। शाही रोग के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हुआ ये था कि इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया थीं, वो जो है हीमोफीलिया रोग की या इस रोग की वाहक थीं, और उन्हीं की वजह से यह रोग क्या हो गया कि इनके पूरे शाही परिवार में फैल गया था। इस वजह से हीमोफीलिया को हम लोग रॉयल डिसीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया कैसा रोग है? लिंग संलग्न रोग है, और यह क्या होता है? यह रिसेसिव ट्रेट है, और यह एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। हीमोफीलिया का देखें तो हीमोफीलिया रोग का जो कारण है वो क्या है? उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन। हीमोफीलिया रोग का जो कारण है वो उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन के कारण क्या होता है कि रोगियों में रक्त स्कंदन कारक को बनाने वाले जीन में डिफेक्ट हो जाता है, इसलिए यह रोग उत्पन्न होता है। तो मुझे लगता है कि हीमोफीलिया के बारे में जितना मैंने अभी आपको बताया एग्ज़ाम की दृष्टि से वो सफिशियंट है। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। तो कलर ब्लाइंडनेस आपने सबने सुना होगा कि कलर ब्लाइंडनेस है, अरे उसको दिख नहीं रहा है सही से। रतौंधी भी कई लोग बोल देते हैं, लेकिन रतौंधी अलग चीज़ है, कलर ब्लाइंडनेस अलग चीज़ है। तो रतौंधी भी आने वाले समय में जब मैं पढ़ाऊंगा आपको विटामिन्स वगैरह, तो वहाँ पे मैं आपको उसकी चर्चा करूँगा। यहाँ पे वर्णांधता में हम देखते हैं कि जो इस वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति होता है, जो रोगी होता है, उसको लाल और हरे रंग में जो है विभेद करने में बड़ी दिक्कत होती है। इसी वजह से इसको हम लोग एक नाम और बोल देते हैं, लाल हरा अंधापन, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस भी इसीलिए इसको बोल देते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग डॉल्टेनिज्म भी बोल देते हैं, या कलर विजन डिफिशियंसी भी कह देते हैं, ठीक है। तो कई नाम हैं जिनके भी, तो आप इन नामों को जरूर ध्यान में रखिएगा कि किसी भी नाम से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वर्णांधता में व्यक्ति को क्या होता है? लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। जो हॉर्नर नाम के साइंटिस्ट ने ही किसकी खोज की थी? वर्णांधता की थी। तो साइंटिस्ट का नाम मैं हर जगह नोट कर देता हूँ, आप एक बार अगर देखे रहेंगे तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये नहीं होगा कि ये आपको पढ़ाया नहीं गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अच्छा, जो हमारे आँखों के अंदर जो रेटिना होती है उसमें दो तरह की कोशिकाएँ होती हैं, एक होती हैं रॉड्स और एक होती हैं कोन्स। जो कोन्स होती हैं, शंकु होती हैं, वही जो है दिन के प्रकाश में देखने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक। तो जो शंकु कोशिकाएं होती हैं, जो कोन्स होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं, और हर एक प्रकार की कोशिका की प्रकाश तरंग दैर्घ्य के लिए संवेदनशीलता क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। तो वर्णांधता का जो कारण होता है वो क्या होता है कि जो कोन्स होते हैं, जो शंकु होते हैं, उसमें क्या हो जाता है? डिफेक्ट आ जाता है, दोष आता है। शंकुओं में दोष आ जाने की वजह से कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक। तो कलर सेंसिटिव पिगमेंट जो होते हैं उनमें कमी आ जाती है। तो किसकी दिक्कत? रॉड्स और कोन्स में अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो कोन्स में कैसे होता है? कलर सेंसिटिव पिगमेंट की कमी की वजह से हो जाता है। तो मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा तो आप वहाँ पे बहुत इजीली एलिमिनेशन मेथड, कई मेथड से आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर आप वीडियोस देख देख के अगर सुन रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वर्णांधता जो है वो 3 तरह की होती है। पहली होती है प्रोटोनोपिया, दूसरी होती है ड्यूटेरोनोपिया, तीसरी होती है ट्राइटोनोपिया। हम लोग बेसिकली जो है हरा और लाल को ही समझते हैं, लेकिन नीले प्रकाश के लिए भी ये कम संवेदनशील होते हैं, ठीक। तो प्रोटोनोपिया में क्या होता है कि लाल प्रकाश के प्रति जो है कम संवेदनशीलता हो जाती है। ड्यूटेरोनोपिया में क्या होती है? हरे प्रकाश के लिए कम संवेदनशीलता हो जाती है। ट्राइटोनोपिया में क्या होती है? नीले प्रकाश के लिए कम संवेदनशीलता हो जाती है, ठीक है। और जो ये वर्णांधता है ये पुरुषों में ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत महिलाओं की, तो ये भी आप जान लीजिए। तो वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस कैसे कैसे होता है, किन रंगों की वजह से होता है, और इनके क्या और नाम हैं, इन सभी के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आनुवंशिक रोग। मतलब मनुष्य के कुछ आनुवंशिक रोग होते हैं, जैसे जेनेटिक डिसीज ऑफ ह्यूमंस, जैसे एल्बिनिज्म हो गया, एल्केप्टोन्यूरिया हो गया। तो ये सब क्या है कि आनुवंशिक रोग हैं मनुष्य के। तो हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चंस कभी न कभी आ ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रंजकहीनता, एल्बिनिज्म। आपने जो ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, आप उससे ही समझ रहे हैं कि इस इंसान में जो ये मिलेनिन नामक वर्णक जो हमारे शरीर को कलर देता है, उसकी डिफिशियंसी की वजह से इसके शरीर का रंग ऐसा हो गया है, ठीक है। तो
मिलेनिन तो मुझे लगता है कि हर कोई कभी ना कभी सुना ही होगा, मिलेनिन नामक वर्णक की कमी से ऐसा हो गया है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो टायरोसिनेज एंजाइम होता है, जब उसका एब्सेंस होता है हमारे शरीर में, जो टायरोसिन होता है वो मिलेनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो जो क्या होता है कि मिलेनिन की कमी हो जाता है। टायरोसिनेज एंजाइम जब एब्सेंट रहेगा तो मिलेनिन नहीं बन पाएगा, इसलिए इनका शरीर देखिए सब एकदम वाइट जैसा दिख रहा है। और ये ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक। और जो ये पिगमेंट होते हैं हमारे शरीर में, वही हमको क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। तो रंजकहीनता एल्बिनिज्म में क्या एब्सेंट होता है, मिलेनिन नामक वर्णक की कमी से पूरा शरीर देखिए आपका जो है, पूरा चेहरा, आपने ज़रूर अपने आसपास भी एक आध ऐसे आदमी को ज़रूर देखा होगा, तो वो सभी एल्बिनिज्म या रंजकहीनता से ही ग्रसित होते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट उस पे आते हैं जेनेटिक डिसीज़ पे, वो है एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया देखिए क्या है कि हमारे शरीर में क्या होता है, होमोजेनेटिसिक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है। तो होमोजेनेटिसिक एसिड जो है वो होमोजेनेटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेलाइल एसिटोएसिटिक एसिड में, ठीक। तो मेलिल एसिटिक एसिड एसिटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब ये एंजाइम होमोजेनेटिसिक एसिड ऑक्सीडेज नहीं रहता, मान लीजिए हमारे शरीर में एब्सेंस है, तो फिर क्या होता है कि जब होमोजेनेटिसिक एसिड ऑक्सीडेज हमारे शरीर में नहीं रहता तो होमोजेनेटिक एसिड जो होता है वो हमारे शरीर के रक्त में इसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ने लगती है। और बाद में यह अम्ल क्या होता है, जोड़ों में एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, गठिया रोग हो जाता है। गठिया रोग आप लोगों ने मतलब सबने सुना ही होगा, आर्थराइटिस किसी न किसी के परिवार में आजकल इतना कॉमन रोग हो गया है कि बच्चों तक में हो जा रहा है। तो गठिया रोग आप देख रहे हैं कि क्या होता है, उससे गठिया रोग हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, इस अम्ल का उत्सर्जन क्या होता है, फिर होमोजेनेटिसिक एसिड जो है इसका उत्सर्जन क्या होता है, मूत्र में भी होने लगता है। और ऐसा जो मूत्र जब वायु के संपर्क में आता है तो वो ऑक्सीडेशन की वजह से या ऑक्सीडाइज होकर वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो शरीर की इस स्थिति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया बोलते हैं, ठीक है। तो आर्थराइटिस में हो जाता है इसकी वजह से। दूसरी चीज़ जो है आपका यूरिन देखिए ब्लैक हो जा रहा है। तीसरी चीज़ देखेंगे आप, ये जो देखिए जो पूबर निकल आ रहा है किसी किसी का, उस ये इसका यही से एल्केप्टोन्यूरिया की वजह से है। अक्रोनसिस देखिए, जैसे चेहरे के आसपास जो है आपके पूरे होंठ और लिप्स के अगल बगल एकदम देखिए काला होता चला जा रहा है। तो इसके कई सिम्टम हैं, तो आप इनसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये आदमी किससे ग्रसित है, या इसके अंदर मतलब आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप साइंस अपनी तैयारी के लिए पढ़ें, तो आपको थोड़ा बहुत ये सब कॉमन डिसीज़ के बारे में इतना आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सिकल सेल एनीमिया पे। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है, इस रोग में क्या हो रहा है, रक्त के लाल रुधिराणु आरबीसीज हसियाकार होकर निरर्थक हो जाते हैं, ठीक। जो आरबीसी होती है, जब आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है, जो लाइफ होती है वो 100 दिन की होती है लगभग, लेकिन जब वो सिकल सेल हो जाती है तो उसकी लाइफ साइकिल करीब 10 से 15 दिन की हो जाती है, ठीक, केवल। और इस रोग में हीमोग्लोबिन के जीन में उत्परिवर्तन के कारण क्या हो जा रहा है, विकार उत्पन्न हो जा रहा है। हम लोग अगर देखें तो सिकल सेल में होता क्या है कि जो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन होती है नॉर्मल पर्सन के अंदर, उसके अंदर जो ग्लूटामिन होता है 6th पोजीशन पे, वो क्या होता है, वो डिसीज्ड पर्सन के अंदर वैलिन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। मतलब ग्लूटामिन जो है वैलिन से क्या होता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ऐसा होने पर जो आरबीसी की शेप जो बाइकॉन्केव होती है वो स्मॉल और सिकल शेप्ड की हो जाती है। कौन, आरबीसी। जब सिकल शेप्ड की हो जाएगी तो आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी जब हम लोग ब्लड पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानेंगे सारी चीज़ें के, तो ये ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। तो ये क्या करेंगी, फिर ऑक्सीजन को कैरी ही नहीं करेंगी, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा पाएंगी। तो इससे क्या होगा, जब ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाएंगी तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और व्यक्ति जो है हमेशा जो है वो थका हुआ महसूस करेगा। और इर्रेगुलर आरबीसी में क्या होगा, ब्लड फ्लो भी ब्लॉक हो जाएगा, शरीर में दर्द होगा, विजन प्रॉब्लम होगी, हाथ पैर में सूजन होगा। तो इसके कई सिम्टम्स हैं। और एक जो सबसे मेन पॉइंट है कि जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित लोग होते हैं उनको कभी मलेरिया नहीं होता है, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम होता है वो नॉर्मल आरबीसी पे अटैक करता है, सिकल सेल आरबीसी पे अटैक नहीं करता है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया जितना भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ बता दिया कि ग्लूटामिन 6 हीमोग्लोबिन जो होती है, ग्लूटामिन किस शरीर पे होता है, 6th पोजीशन पे वैलिन से होता है। और बाइकॉन्केव से वो जो आरबीसी की शेप है बाइकॉन्केव होती है और वो कैसे हो जाती है, सिकल शेप्ड हो जाती है, ठीक। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं।
इसके बाद हम आते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि जो फिनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल होता है उसकी मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। अच्छा, बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि जो इसको कन्वर्ट करता है टायरोसिन में, उस एंजाइम का जो है अब्सेंस हो जाता है। मतलब कि फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग तब होता है जब शरीर में लीवर एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है, जो क्या करता है, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन अमाइनो एसिड में बदलता है। ठीक है, तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा, रक्त और उत्तक द्रव में फिनाइल एलेनिन का स्तर उच्च हो जाता है और फिनाइल एलेनिन फिनाइल पायरुविक एसिड और अन्य डेरिवेटिव्स में बदल जाता है। ये क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है और ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है। तो और इसका अगर हम लक्षण देखें, फिनाइल कीटोन्यूरिया का अगर लक्षण देखें तो क्या होता है कि मस्तिष्क में इसके एक्यूमुलेशन से हो जाने से मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। मतलब मस्तिष्क का जो है विकास नहीं होता है और पैरों की पेशियों पास्तियाँ डिफेक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, और मनुष्य क्या होता है या रोगी क्या होता है, पूरी तरीके से ठीक से वो चल नहीं पाता है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जितना एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है वो आप देख लीजिए, और अगर आप लेक्चर को 2-3 बार और अच्छे से सुन लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको फिर कभी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में देखिए क्या हो रहा है, डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की जो 21वीं जोड़ी है, मैंने अभी आपको क्रोमोसोम बताया, जब सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, कितने क्रोमोसोम पाया जाता है, 46 गुणसूत्र, 23 पेयर्स, 22 ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम फीमेल्स में XX, मेल्स में XY। तो उन सब चीज़ों को अगर आप समझ चुके हैं तो आप समझिए कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का 21वीं जोड़ा होता है उसमें 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, जब 2 की जगह 3 गुणसूत्र हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक तो जन्मजात विकार हो जाता है। और जो महिलाएं अधिक उम्र में माँ बनती हैं, जिन महिलाओं की मतलब जो महिलाएं अधिक उम्र में माँ बनती हैं उनको इस रोग से ग्रस्त होने का खतरा ज़्यादा होता है, इस सिंड्रोम से खतरा होने का ज़्यादा खतरा होता है। ठीक, तो होता यह है कि 21वां जो गुणसूत्र होता है वो oogenesis के दौरान या अंड जनन के दौरान क्या होता है, वो पृथक नहीं हो पाता है। इस कारण से अंडे में 23 के स्थान पर क्या होता है, 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, तो टोटल गुणसूत्र कितने हो गए आपके, जब एक गुणसूत्र बढ़ गया तो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित जो बच्चा होगा उसमें जो है 47 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। तो इसको हम लोग मंगोलिज्म मतलब इडियोसिक या बोलते हैं, मंगोलीय जड़ता बोलते हैं, मंगोलिज्म या 21st ट्राइसोमी, और ये एक जन्मजात विकार है, इसे दूर नहीं किया जा सकता है। डाउन सिंड्रोम से जो ग्रसित बच्चे हैं इनका आप अगर देखेंगे तो इनका जो लक्षण है, इनका जो है गोला मुख होता है, इनका ललाट या जो माथा होता है, फोरहेड होता है, वो चौड़ा होता है। ठीक है, इनका कद छोटा होता है, स्थायी रूप से जो है इनका मुंह जो है खुला होता है, जीभ जो है बाहर निकली हुई होती हैं, उंगलियां जो हैं उनकी छोटी छोटी होती हैं। आप देखेंगे इनका IQ भी कम होता है, मंद बुद्धि होते हैं, स्टेराइल होते हैं, और ये नर और मादा दोनों में हो सकता है, डाउन सिंड्रोम दोनों में हो सकता है। तो और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट डाउन सिंड्रोम से ये है कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है डाउन सिंड्रोम वाले 6000 बच्चे हर साल पैदा होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि 21वीं जोड़ी में 2 की जगह 1 गुणसूत्र और एक्स्ट्रा जुड़ता है, मतलब 21st ट्राइसोमी भी इसको कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं टर्नर्स सिंड्रोम पे। टर्नर्स सिंड्रोम में क्या होता है कि हमने अभी आपको बताया कि महिलाओं में 2 X क्रोमोसोम पाया जाता है, 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, दोनों X क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो जब महिलाओं में 2 सेक्स क्रोमोसोम XX की जगह 1 X क्रोमोसोम पाया जाता है तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, टर्नर्स सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब कि उसमें 1 X क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, और फिनोटाइप के आधार पर अगर देखें तो ये केवल महिलाओं के अंदर होता है, और ये कैसा है, यह लिंग गुणसूत्र से संबंधित विकार है। तो अगर एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित अगर कोई महिला है तो उसमें बार बॉडी की संख्या कितनी है, तो आप जान लीजिए बार बॉडी क्या होता है। बार बॉडी भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो फीमेल के अंदर आप जानते हैं कि 2 X गुणसूत्र होता है, और मेल्स के अंदर 1 X गुणसूत्र होता है और 1 Y गुणसूत्र होता है।
तो जो फीमेल्स के अंदर 2 गुणसूत्र होता है, तो 2 गुणसूत्र में से एक जो होता है, एक एक्स गुणसूत्र जो होता है वो गहरे रंग का होता है, हेट्रोक्रोमैटिक होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बार बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो एक महिला जिसके अंदर टर्नर्स सिंड्रोम नहीं है उसके अंदर बार बॉडी की संख्या कितनी होती है, 1। मतलब अगर कोई नॉर्मल महिला है तो उसके अंदर बार बॉडी की संख्या होगी 1, क्योंकि बार बॉडी का जो फार्मूला होता है वो आप नोट कर लीजिए। बार बॉडी का फार्मूला होता है कुल एक्स गुणसूत्र की संख्या -1। तो महिलाओं के अंदर आपको पता है कि एक्स गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है, तो 2 में से 1 गए, 1 बचा, तो मतलब बार बॉडी की संख्या कितनी है, 1। तो 2 - 1 = 1। तो नॉर्मल महिला के अंदर 1 बार बॉडी होती है, लेकिन आप टर्नर सिंड्रोम से अगर ग्रसित कोई महिला है तो आप इसमें देख रहे हैं कि एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बार बॉडी इन टर्नर सिंड्रोम फीमेल, तो वहाँ पे आंसर होगा आपका 0, क्योंकि अब उसके अंदर केवल एक एक्स क्रोमोसोम बचा ही है, और बार बॉडी आपको पता है कि टोटल एक्स क्रोमोसोम -1, तो यहाँ पे 1 - 1 = 0। तो टोटल बार बॉडी इन टर्नर सिंड्रोम फीमेल कितना हो गया, 0। तो आपको बार बॉडी भी यहाँ से पता होना चाहिए, टर्नर सिंड्रोम पता होना चाहिए। टर्नर सिंड्रोम का जो सिम्टम है मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो लक्षण है वो आप जान लीजिए कि इनमें जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो महिलाएं होती हैं, इनके जो है रूडिमेंट्री ओवरी होती है, अल्प विकसित अंडाशय होता है, इनका अल्प विकसित छोटा गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, स्टेराइल होती हैं, शॉर्ट वेब नेक होता है, छोटा कद होता है, और इनको सुनने में भी दिक्कत होती है। तो इतना जो है आप जान लीजिए कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो महिलाएं होती हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एग्जाम्स में जितना भी क्वेश्चंस आपको टर्नर सिंड्रोम से अगर कोई भी पूछेगा, बार बॉडी से पूछेगा। अच्छा, और मेल्स के अंदर अगर पूछ लिया जाए कि जो नॉर्मल मेल्स होते हैं उनके अंदर बार बॉडी कितनी होती है, तो जो मेल्स होते हैं उनके नॉर्मल बार बॉडी हमेशा 0 रहती है, क्योंकि उनमें एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कह लीजिए। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो पुरुष में 2 सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और एक वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम की जो है वो वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स में, हो गए टोटल 47। तो ये मेल्स के अंदर होता है, और मेल्स में क्या होते हैं, फीमेल्स जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण पाए जाने लगते हैं। मतलब मेल्स के अंदर ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है, और फीमेल्स जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के पाए जाने की वजह से इन्हें हम फेमिनाइज्ड मेल्स भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, ऐसे अगर व्यक्ति में जिसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है उसमें बार बॉडी पूछ ली जाए, तो उसमें जो है बार बॉडी आपकी 1 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया है। एक्सट्रीम केसेस जो होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के, उसमें जो है 48 क्रोमोसोम्स भी हो जाते हैं, उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, 49 भी हो जाते हैं, बट वो मुझे नहीं लगता है कि कंपटीशन में इतना पूछेंगे। नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स में क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है। ऐसे आदमियों में बार बॉडी की संख्या 1 हो जाती है। और जन्म के पहले अगर हम समझें तो जन्म के पहले जो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जो है वो डायग्नोसिस क्या है, वो संभव है, उसको डायग्नोस किया जा सकता है। ठीक है, फिर हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अगर लक्षण देखें तो इनके जो है छोटे वृषण होते हैं, स्मॉल पेनिस होता है, ये बंद होते हैं, स्टेराइल होते हैं। ठीक है, और इनके स्तन विकसित होते हैं मादा के समान, जिसको हम लोग बोलते हैं गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। इनके शरीर पर बाल होते हैं, लॉन्ग लिम्स होते हैं, मसल मास कम होता है, अस्थियां कमज़ोर होती हैं, मस्तिष्क का विकास नहीं होता है। ठीक, तो इतने जो इनके लक्षण हैं इनसे भी आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लाइन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति को, और आपको इनके लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो ग्रसित नर होते हैं उनमें जो है ब्रेस्ट कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस का भी खतरा ज़्यादा होता है। तो जेनेटिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी जानना हो इन टॉपिक्स के अलावा, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके आंसर दे दिए जाएंगे। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।